मैं रिपीट कर रही हूँ। तो रिजॉर्ड जॉन मेंडल 1822 में उनका बर्थ हुआ, 1844 में उनकी डेथ हुई। उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। एक बहुत ही नॉर्मल सी फैमिली से, पीजेंट फैमिली से बिलोंग करते थे। अबट बनने की यानी कि मोनेस्ट्री का फादर बनने की उनकी इच्छा थी और वो बन भी गए। वहां पर उन्होंने अपने गार्डन में गार्डन पी देखा जिसमें उनका इंटरेस्ट बना। गार्डन पी यानी कि मटर, जो हम नॉर्मली सब्जी में खाते हैं। उसके अंदर उन्होंने कई तरह के कैरेक्टर देखे, जैसे पर्पल फ्लावर कलर, व्हाइट फ्लावर कलर, टॉल प्लांट, ड्वार्फ प्लांट। तो उनका इंटरेस्ट जो है इसके अंदर बन गया। 1856 में उन्होंने अपनी रिसर्च जो है वो स्टार्ट करी कि मैं इस गार्डन पी पर जो है देखता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या ट्रेड्स हैं और किस तरह से इनके आगे के जो अगली जनरेशन है उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स आते हैं या नहीं आते। 7 इयर्स तक उन्होंने अपनी जो है सारी रिसर्च जो है वो जारी रखी और सारी रिसर्च एक ही प्लांट पर थी, गार्डन पी, जिसका बोटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम। ठीक है। इनिशियली जो मेंडल थे उन्होंने 34 पेयर्स या 34 ट्रेड्स को चार्ट किया। जैसे मैंने आपको बताया पॉड शेप कि मटर के दाने की शेप कैसी है, इनवर्ट, ये इस तरह से इन्फ्लेटेड है, फूला हुआ है, या कंस्ट्रिक्टेड है, इस तरह से सिकुड़ा हुआ है, इस तरह से टॉल, ड्वार्फ, फ्लावर कलर, ऐसे 34 कैरेक्टर्स को स्टडी किया। सब पे एक्सपेरिमेंटेशन किए, लेकिन फाइनली उन्होंने जो चूज किए 22 ट्रेड्स। ट्रेड्स क्या होते हैं? हमारे जो कैरेक्टर्स हमें एक्सटर्नली दिखें। 22 के बाद भी उन्होंने कई उसमें से जो है वो रहने दिए और जो उनको इंटरेस्टिंग लगे वो फाइनली बचे 7 ट्रेड्स। 7 ट्रेड्स पर ही उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंटेशन आगे जो है वो बढ़ाई। मेंडल का जो है एक बहुत अच्छी आदत थी कि उन्होंने जो भी अपनी रिसर्च की उस रिसर्च को उन्होंने एक पेपर पर राइट डाउन किया। डेली जो है उन्होंने पेपर वर्क किया, जो वो एक्सपेरिमेंटेशन करते थे, जो उसका रिजल्ट आता था वो सारा वो नोट डाउन करके रखते थे। ठीक है। तो हुआ क्या कि 1884 में जब उनकी डेथ हो गई तब तक किसी को पता ही नहीं चला कि मेंडल ने जेनेटिक्स की वर्ड में इतनी बड़ी खोज की है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटेशन से एक कंक्लूजन निकाला। उन्होंने बोला इनहेरिटेंस, यानी कि हम अगली जनरेशन को, विरासत जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, जैसे आप नॉर्मली भी बोलते हैं कि ये मेरी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, मतलब मेरी विरासत में आई है, ऐसे ही हमारे सारे कैरेक्टर्स, हमारे हेयर, हमारी स्किन, हमारे आईज का कलर, हमारी डाइजेशन कैसी होगी, हर एक कैरेक्टर जो है वो हम इनहेरिट करते हैं, विरासत में लेते हैं। किससे? फ्रॉम आवर पेरेंट्स। ठीक है। तो कैरेक्टर्स को इनहेरिट करना इज इनहेरिटेंस। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टर्स का पहुंचना इज इनहेरिटेंस। तो 1884 तक उन्होंने इनहेरिटेंस के बारे में एक इतनी बड़ी बात कही कि इनहेरिटेंस किसके थ्रू ट्रांसफर होती है? इट इज ट्रांसफर थ्रू फैक्टर्स, जिसको आज हम जीन्स बोलते हैं। मेंडल ने जब माइक्रोस्कोप भी नहीं था उस टाइम पर फैक्टर्स को माना कि कोई ऐसी चीज है हमारे अंदर, फैक्टर्स जो कि इनहेरिटेंस करते हैं, कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर करते हैं। मेंडल का ये जो सारा काम था इट वाज अनरिकॉग्नाइज्ड। जब उनकी डेथ हुई तो उनका सारा काम जो है तब तक किसी को, दुनिया को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ है, और ऐसा ही चलता रहा टिल द ईयर 1900। 1900 तक भी किसी को पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी डिस्कवरी हो चुकी है, अभी तक लोग इस पे रिसर्च करते ही रहे। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? मेंडल ने 1963 में अपनी रिसर्च जो है वो खत्म कर दी थी। ठीक है। या 1956 से अगर लें तो रिसर्च स्टार्ट करी 18 अगेन 56 से, हाँ जी, 1856 से रिसर्च स्टार्ट की और 1863 में रिसर्च उनकी एंड हो गई। और उनके काम की रिकॉग्निशन कब हुई? 1900 में। नियरली अगर हम देखें तो 34 इयर्स के बाद उनके काम को पहचान मिली। उससे पहले पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ। ऐसा क्यों हुआ? पहली बात, उस टाइम पर जो है मीडिया नहीं था, किसी भी तरह का मीडिया नहीं था, ना पेपर मीडिया यानी कि न्यूज़पेपर्स नहीं थे भी तो जो न्यूज़पेपर्स थी
जो पेपर मीडिया था उसकी लिमिटेड सर्कुलेशन हुआ करती थी। मेंडल क्योंकि एक फादर थे, उन्होंने अपने सारे रिसर्च वर्क को न्यूज़पेपर में भी वो पब्लिश करवाते थे, लेकिन वो न्यूज़पेपर उनके एरिया के आसपास ही बढ़ता था। तब ऐसे कोई न्यूज़पेपर नहीं आते थे कि पूरी कंट्रीज में कहीं भी वो हो। एक तो ये उनकी नॉन रिकॉग्निशन का कारण रह गया। दूसरा जो है उनके नेचर में था लैक ऑफ एग्रेसिवनेस। एग्रेसिवनेस क्या होता है कि आप किसी को अगर आपने बात मनवानी है, जैसे आप ये लोकसभा वगैरह इसमें आप देखते हो स्पीकर्स होते हैं जो, तो ये आपस में एक दूसरे को अपनी बात कहते हैं कि हाँ ये रूल बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। उस टाइम पे क्या होता है, वहां पर वो लोग बहस कर रहे होते हैं, बहुत फॉर्मली गुस्से से भी अपनी बात रखते हैं, नहीं मेरी बात सुनो, जोर जोर से टेबल बजाते हैं कि मेरी बात सुनो और मेरी बात सुनी जाए, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ अच्छा करने वाला हूँ। इस तरह की नेचर को हम बोलते हैं एग्रेसिवनेस। एक होता है आपने कुछ बात कही और सामने वाला कहता है चल ठीक है मैं ही गलत हूँ, वो एक बारी में मान लेता है। इस तरह की नेचर के थे मेंडल। इसकी वजह से भी वो अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाए, क्योंकि जब भी आप कोई नई साइंटिफिक इन्वेंशन लेकर जाते हो तो सारे साइंटिस्ट आपको पूरी तरह से उसके बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे। आप उनको जब तक सेटिस्फाई नहीं करते, कोई ना कोई उसमें कोई ना कोई पॉइंट, की पॉइंट ऐसा निकाल देगा कि ये कैसे हुआ, ये प्रोसेस कैसे हुआ, मुझे इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो आपको वो सारी बातें फॉर्मली कॉन्फिडेंटली रखनी पड़ेंगी, जो कि मेंडल के अंदर ऐसा नहीं था। मेंडल के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी था। एक लास्ट रीजन और था, जो भी उन्होंने डिस्कवरीज की, दे ऑल वर अहेड ऑफ टाइम। अहेड ऑफ टाइम मीन्स समय से बहुत पहले थी। इसको आप ऐसे एग्जांपल ले लो कि शायद आपको पता नहीं होगा कि जो फेसबुक है और यूट्यूब है, पहले ये 1997 में भी शुरू हुए थे। 1997 में ये सब चीज़ें शुरू हुई थी, लेकिन उस टाइम पे क्या था, इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ज़्यादा फास्ट स्पीड के नहीं होते थे। आजकल जैसे 3G 4G स्पीड आपको मिलती है, तब ऐसा नहीं था 1997 में। तो सोचो कि 1997 में अगर यूट्यूब बना तो किस लिए बना था, वीडियोस के लिए, और वीडियोस को आपको देखने के लिए आपको हाई इंटरनेट स्पीड चाहिए। उस टाइम पर ये स्पीड अवेलेबल नहीं थी। सिर्फ 10 से 11 लोगों ने ही यूट्यूब को यूज़ किया, इतने ही यूज़र थे 1997 में। ठीक है, वो भी अगर वीडियो देखना चाहते थे तो क्या होता होगा, रुक रुक कर वीडियो चलती होगी। तो जो यूट्यूबर जो थे, जिन्होंने यूट्यूब बनाया, उन्होंने सोचा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो अब हमें इसे बेच देना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, क्योंकि 1997 में यूट्यूब के लिए क्या था, अहेड ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से उन्होंने अपना काम नहीं किया। अगर इंटरनेट नहीं है तो किसी को भी वीडियोस प्रोवाइड करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अगर माइक्रोस्कोप ही नहीं है तो आप कह रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्स, और वो इनहेरिटेंस कर रहे हैं। जिस चीज को आप दिखा ही नहीं सकते, प्रूफ नहीं कर सकते, अच्छे से नहीं उसको ऑपरेट कर सकते, उसके बारे में आप अपनी डिस्कवरी फाइनल करके दे दो तो कोई नहीं मानता। ये सब कारण रहे कि मेंडल जो है वो 34 इयर्स तक उनका वर्क जो है वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। किसी ने भी उनकी बात को समझा नहीं, और उसको जो इतनी बड़ी डिस्कवरी थी जिसको आज हम इतना बड़ा मान रहे हैं, तब वो कुछ भी नहीं थी। वो उनकी कोई भी वैल्यू नहीं थी जब तक वो जिंदा रहे। उनके मरने के भी कितने सालों बाद उनको जो है रिकॉग्निशन मिली। उसके बाद 1900 के अंदर 3 साइंटिस्ट, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्राइस, एंड एरिक शेनमा, ये 3 साइंटिस्ट ने पेपर्स ढूंढे। ये लोग जेनेटिक्स में काम करना इन्होंने शुरू किया, और इनको वो पेपर्स मिले मेंडल के, जो वो डेली अपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए लिखते थे। इनको न्यूज़पेपर्स मिले जिन पर उनकी पब्लिकेशंस जो है वो आती थी। तो इन्होंने वो देखकर, उस टाइम तक माइक्रोस्कोप जो है वो आ चुके थे, तो इन्होंने जो मेंडल की सारी डिस्कवरी थी उसको आगे बढ़ाया और फाइनली कंक्लूड किया कि मेंडल ने इतने साल पहले जो काम किया, जो फैक्टर्स बताए, वो बिल्कुल सच है, लेकिन उनको नाम दिया गया जीन्स। और ये जीन्स आज हमें पता है हमारे क्रोमोसोम्स पर लगे हुए होते हैं और
इनहेरिटेंस, यानी कि यही क्रोमोसोम्स हम अपने बच्चों को पास ऑन करते हैं, तभी हमारे ऑफस्प्रिंग्स, हमारे बच्चे हमारे जैसा दिखते हैं। ठीक है, तो उनके रीडिस्कवरर्स थे, डिस्कवरी जिन्होंने मेंडल के वर्क को फिर से डिस्कवर किया और रिकॉग्निशन दिलाई, वो ये 3 साइंटिस्ट थे, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्राइस एंड एरिक शेनमा। ठीक है, ये भी आपको बहुत बार कॉम्पिटिटिव्स में भी क्वेश्चन जो है ये बहुत बार आ जाता होता है। ठीक है, फिर जो है मेंडल का एक्सपेरिमेंट बेसिकली पाइसम सेटाइवम पर ही रहा। क्यों उन्होंने पाइसम सेटाइवम को ही चूज किया? एडवांटेजेस क्या थी टू चूज पी प्लांट? मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया? पहला कारण क्या था कि जो पी प्लांट है इट हैज प्योर वेराइटी, ये प्योर वेराइटी है। प्योर कहने का हमारा इसमें मतलब क्या है कि जो कैरेक्टर्स इसके अंदर हैं, जैसे टॉलनेस है या ड्वार्फनेस है, वो एज इट इज ही अगली जनरेशन में जाते हैं। मींस इनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, मतलब टॉल और ड्वार्फ का मिलाकर मीडियम हाइट का कोई बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे कैरेक्टर है वैसे ही, जैसे अगर फादर जो है वो काले हैं और मदर जो है वो फेयर है, फादर का कॉम्प्लेक्शन डार्क है और मदर का कॉम्प्लेक्शन फेयर है ना, तो हम देखते हैं कि उनके अंदर बच्चे क्या बनते हैं, ब्रिटिश, सांवले भी बन सकते हैं, डार्क भी हो सकते हैं, फेयर भी हो सकते हैं। वैसे तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी टोटल 64 तरह के कॉम्बिनेशंस जो है बन सकते हैं, यानी कि 64 तरह के स्किन वाले बच्चों की चांसेस हैं कोई भी एक तरह की स्किन उनकी हो। तो ऐसा कुछ ये ब्लेंडिंग होगी ना कि डार्क और फेयर, काला और गोरे को मिलाकर जो है सांवला बन गया, ये क्या होगी, ब्लेंडिंग होगी, मिक्सिंग होगी। जो पी प्लांट है वो प्योर वेराइटी थी, उसमें ऐसा नहीं होता था। अगर टॉल है तो टॉल, ड्वार्फ है तो ड्वार्फ, मीडियम कुछ भी नहीं था। इसीलिए मेंडल को कंफ्यूजन होने के चांस थे ही नहीं, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई, आराम से उन्होंने जो अपना काम कर लिया, कुछ नई चीज सामने नहीं आई हर बार। दूसरा कारण क्या था कि इसकी जो वेराइटीज हैं वो आसानी से डिटेक्ट हो सकती है, दे आर इजीली डिटेक्टेबल, उनको आसानी से हम उनको पता लगा सकते हैं, बाहर से देखने में पता चल जाता है कि ये टॉल है, ड्वार्फ है, उसको कोई ऐसे कैरेक्टर्स नहीं लिए जो कि बहुत ध्यान से अंदर जाके कहीं देखने पड़े। तीसरा क्या था, पी प्लांट में हम कंट्रोल्ड ब्रीडिंग भी कर सकते हैं। कंट्रोल्ड ब्रीडिंग क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं कि सेल्फ फ्री पॉलिनेशन हो, चैप्टर 2 में जैसे हमने पढ़ा था, सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि एक जो फ्लावर है उसके अंदर उसका अपना जो है वो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और अपने ही एंथर है, इस एंथर से पॉलन निकले और ये पॉलन अपने पर ही गिराया जाए, इस तरह से हम कंट्रोल ब्रीडिंग कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो तो ये भी हम कर सकते हैं कि हम यहाँ का एंथर रिमूव कर दें, ठीक है, और स्टिग्मा को कवर कर दें, तो जिसकी पॉलन ग्रेन हम गिराना चाहते हैं उसकी पॉलन ग्रेन हम यहाँ पर गिरा सकते हैं। तो पी प्लांट के अंदर कंट्रोल्ड ब्रीडिंग आसानी से हो सकती है, हम जो चाहें उसके अंदर सेल्फ क्रॉस जो मर्जी पॉलिनेशन उसमें करवा सकते हैं। तीसरा जो है ये एक एनुअल प्लांट है, एनुअल प्लांट है जिसका 3 महीने के अंदर जो है वो सीड बन जाता है। आज आप पी प्लांट का सीड लगाओ तो 3 महीने में उसके अंदर मटर जो है वो ग्रो कर जाते हैं, और मटर के जो दाने वो निकाल कर आप फिर से मिट्टी में लगा दोगे तो अगेन 3 महीने बाद एक नया मिल जाएगा, तो रिजल्ट्स फटाफट मिलते हैं। जैसे कि एक टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट को लिया मेंडल ने, दोनों के एक का जो है वो पॉलन ग्रेन लिए और एक का जो है स्टिग्मा यूज किया, उस पर डाला और 3 महीने के अंदर उसके पास वो प्लांट बन के तैयार हो गया, टॉल है, ड्वार्फ है, वो रिजल्ट देख सकता है। फिर उसको जो है किसी और के साथ उसने फिर पॉलिनेशन करवाई तो 3 महीने बाद फिर उसको रिजल्ट मिल गया। तो इस तरह से मेंडल की रिसर्च भी जो है वो आसानी से 7 ईयर्स में कंप्लीट हो गई, क्योंकि पी प्लांट क्या था, इट वाज एन एनुअल प्लांट जो 3 महीने के अंदर ही अपने सीड बना लेता है। ठीक है, एक इसके एडवांटेज और थी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स,
सीड्स का नंबर भी बहुत ज़्यादा था, एक साथ बहुत सारे सीड्स जो है वो मेंडल को मिल जाते थे। ऐसा नहीं होता एक्सपेरिमेंटेशन में कि आपने 1, 2, 10 जो है प्लांट्स को करा, टॉल और ड्वार्फ को, और उनका रिजल्ट देखा, बात खत्म। हो सकता है 10 में कुछ नई चीज ना आई हो। मेंडल ने इसलिए 7 साल तक 7 ट्रेड्स पर हर रोज हर एक को अलग अलग एक्सपेरिमेंट में लगाया। 7 ट्रेड्स को हर रोज नए एक्सपेरिमेंट, उन्होंने नए नए प्लांट को किए, तो हजारों लाखों प्लांट्स पर उन्होंने किसी चीज को देखा, तब जाकर उन्होंने फाइनल जो है कंक्लूजन अपनी निकाली। क्या निकाली ये हम बाद में पढ़ेंगे। एक जो 6th एडवांटेज है दैट इज इट ग्रोज इजीली। कोई ज़्यादा इसको खाद की, कोई ज़्यादा पेस्टिसाइड की, कोई ऐसी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है, तो इजीली ये ग्रो भी कर जाता है। ये भी एक एडवांटेज थी पी प्लांट की। ठीक है, अब आगे जब हम पढ़ेंगे तो कई कुछ आएगा। अभी भी जैसे मैंने बार बार एक टर्म यूज की है दैट इज ट्रेट या ट्रेट्स। ट्रेट्स क्या होते हैं? ट्रेट इज एन इनहेरिटेड कैरेक्टर। इनहेरिटेड मतलब जो हमने विरासत में लिया, अपने पेरेंट्स का हमारे अंदर जो करेक्टर आया, एंड इनहेरिटेड करेक्टर, ठीक है, सच एज, जैसे कि पर्पल और वाइट कलर्ड फ्लावर ऑफ गार्डन पी। गार्डन पी का पर्पल या वाइट कलर का फ्लावर जो है वो उसका क्या है? एक ट्रेट है, एक करेक्टर है। ऐसे ही दूसरा ट्रेट क्या होगा? पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, ये सब क्या है? उसके ट्रेट्स हैं। आगे चलकर एक और जो है टर्म आएगी दैट इज कंट्रास्टिंग ट्रेट। कंट्रास्ट, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, हम बोलते हैं इसको हम कंट्रास्ट करते हैं। कंट्रास्ट मतलब जो एक्सट्रीम उन दोनों के बीच में जो है वो डिफरेंस हो, डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा हो, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ, एक बहुत लंबा, एक बहुत छोटा, तो ये क्या हो गया? कंट्रास्टिंग, एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट, जिसका एक दूसरे से मिलता जुलता कुछ भी ना हो। ठीक है, इस तरह के ट्रेट दे आर नोन एज कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो मेंडल ने जो यूज किए थे 7 ट्रेट्स। नंबर 1, आपको नीट में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, 7 में से 6 ट्रेट्स का नाम दिया होगा और 7th आपको 4 ऑप्शंस में दिया होगा। फर्स्ट ट्रेट जो है जो मेंडल ने लिया दैट वाज हाइट ऑफ पी प्लांट, टॉल या ड्वार्फ। सेकंड जो उन्होंने चूज किया दैट वाज सीड शेप। सीड की शेप जो है वो क्या क्या हो सकती है? राउंड, इस तरह का मटर का दाना, ठीक है, या रिंकल्ड, इस तरह से थोड़ा सा श्रिंक हुआ हुआ। तीसरा ट्रेट जो है उन्होंने चूज किया दैट वाज सीड कॉटिलिडन। सीड का जो कॉटिलिडन है वो कैसा है? येलो कलर का या ग्रीन कलर का। अब जो मैं यहाँ पर पहले लिख रही हूँ ये ट्रेट्स, फर्स्ट नंबर पे जो मैं लिख रही हूँ इसका एक रीजन है, पहले मैं सारे लिख लूँ फिर आपको बताऊंगी। फोर्थ जो ट्रेट है दैट इज फ्लावर कलर। आपको बता ही दिया, फ्लावर कलर जो है पर्पल या वायलेट एंड वाइट। फिफ्थ ट्रेट जो मेंडल ने चूज किया था दैट वाज पॉड शेप, inflated and constricted. Sixth, pod color. पॉड का कलर जो है ग्रीन एंड येलो। और 7th ट्रेट जो मेंडल ने चूज किया था दैट वाज फ्लावर पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन जो है एक्सियल या टर्मिनल, ये अब आप मुझे बताओगे एक्सियल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन क्या होती है। मॉर्फोलॉजी में आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है। रेज योर हैंड्स, बोलना नहीं है सीधा। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सियल जो है पोजीशन ऑफ फ्लावर और
टर्मिनल पोजीशन ऑफ फ्लावर। यस, रेज योर हैंड्स अगर किसी को आता है तो। नगिता, रवनीत, गुरलीन, सुखमन, हर्ष, अर्शदीप, एनीबॉडी कैन टेल मी? भूल गए? +1 रिवाइज नहीं करते? चलो देखो, ये एक प्लांट है और ये इसकी ब्रांचेस हैं। अगर तो फ्लावर यहाँ पर लगता है, एक साइड पर लगता है, और ये जो ब्रांच है ये यहीं पर ही खत्म हो जाती है, यहाँ पर एक्सियल साइड्स पे जो लगता है जो फ्लावर, उसको हम बोलते हैं फ्लावर इज एक्सियल। इसकी पोजीशन क्या है? एक्सियल। और अगर फ्लावर जो है वो, ये ब्रांचेस हैं, स्टेम के इस पार्ट में लगता है जहाँ पर स्टेम जो है यहाँ पर टर्मिनेट हो जाती है, तो हम फ्लावर को बोलते हैं इट इज अ टर्मिनल फ्लावर। यानी कि स्टेम जो है वो टर्मिनेट, एंड कहाँ पर हो रही है? फ्लावर में। एक्सियल मीन्स जो फ्लावर है वो साइड्स पे ब्रांचेस में बना हुआ है। ठीक है, तो दो तरह के उसने पी प्लांट में फ्लावर देखे, एक जिनमें फ्लावर जो है ब्रांचेस में लगा हुआ है, मेन स्टेम पे नहीं, और एक मेन स्टेम जो है वो फ्लावर में एंड हो रही है, और लगा तो इन पे भी फ्लावर हुआ लेकिन मेन स्टेम में भी फ्लावर प्रेजेंट है। तो ये दो तरह की पोजीशंस होती हैं फ्लावर्स की। ये 7 ट्रेट्स जो है मेंडल ने चूज किए। ठीक है, मेंडल ने अपनी जो एक्सपेरिमेंटेशन थी वो 3 स्टेप में की। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? सिलेक्शन। जैसे मैंने आपको बताया 34 पेयर्स को चूज करके फिर 22 उनमें से फाइनल किए और फाइनली 7 किए। क्यों 7 किए? क्योंकि 7 क्या थे? प्योर ट्रेट्स, इनमें कोई मिक्सिंग नहीं थी। ये एज इट इज, टॉल है तो टॉल, ड्वार्फ है तो ड्वार्फ, अगली जनरेशन में एज इट इज जाता है। दूसरा उन्होंने किया हाइब्रिडाइजेशन। उन्होंने हाइब्रिड्स बनाए, अलग अलग तरह के शेप और साइज वाले प्लांट्स को जो है आपस में मिक्स करवा कर देखा और उनकी F1 जनरेशन को स्टडी किया। दो पेरेंट्स को मिलाकर जो सीड्स बने उनको ग्रो कर कर कैसा प्लांट बनता है उस प्लांट को स्टडी किया। और इसके लिए उन्होंने हमेशा ही क्या यूज की? सेल्फ पॉलिनेशन। किसकी? F1 जनरेशन की। F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन ही करवाया उन्होंने। हाइब्रिड कैसे बनाए? एक टॉल प्लांट ले लिया, एक ड्वार्फ प्लांट ले लिया, इसके मान लो पॉलन्स लिए तो इसके एग लिया, यानी कि इसके स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स को गिरा दिया गया, फर्टिलाइजेशन हुई, पी प्लांट बना। जो पी प्लांट आया वो क्या आया? F1 जनरेशन, पहली जनरेशन। अब एक तो आएगा ही, कई सारे सीड्स होंगे, तो ऐसे ही कई F1 जनरेशन वाले सीड्स में से कोई 2 चूज किए। इन दोनों को उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन का, ये जो इसके अंदर जो है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी था और ऐसे ही इसके अंदर जो है वो एंथर भी था, अपने ही पॉलन ग्रेन के साथ कराया। ऐसे इसको भी अपने पॉलन ग्रेन के साथ सेल्फ पॉलिनेशन कराकर फिर रिजल्ट्स को देखा। F1 जनरेशन वालों को इसने किसी और प्लांट के साथ नहीं क्रॉस कराया, इनकी हमेशा ही सेल्फ पॉलिनेशन ही करवाई। इसीलिए रिजल्ट्स क्या आए? रिजल्ट्स आए ऑलवेज द प्योर लाइन, जिससे कि क्लियर हो गया कि ये ट्रेड जो है वो किस तरह से इनहेरिट हो सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको पीछे एक बात कही थी कि यहाँ पर मैंने ये जो है अलग से सर्कल किए हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 ट्रेड्स जो है मेंडल ने जो चूज किए थे पी प्लांट के, उसने एक को जो है उसमें से मानते हैं हम डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट मींस जो अपने आप को शो करेगा अगली जनरेशन में, और रिसेसिव मींस जो अपने आप को शो नहीं करेगा। अगर आप एक टॉल और एक ड्वार्फ पी प्लांट को क्रॉस कराते हो तो इनसे रिजल्टेंट जो सीड बनेंगे और उस सीड को ग्रो करके जब आप देखेंगे तो सारे ही प्लांट्स क्या होंगे? टॉल। ठीक है, टॉल क्यों हुए? क्योंकि टॉलनेस वाला कैरेक्टर ड्वार्फनेस वाले कैरेक्टर पे डोमिनेंट है। और ये क्यों डोमिनेंट है? ये नेचर ने किया है, हमारे अंदर भी है ऐसे। ठीक है, ब्राउन कलर की आइज ब्लू कलर की आइज पर डोमिनेंट है। अगर ऑप्शन मिलती है कि ये या ये, तो डोमिनेंट वाला ही चूज करती है नेचर। वैसा ही ऑर्गेनिज्म बनेगा जो कैरेक्टर डोमिनेंट है।
हर एक डिजीज, हर एक ट्रेट, हर एक कैरेक्टर, चाहे वो हमारे अंदर है या इस दुनिया के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, सबके अंदर ये ट्रेट डोमिनेंट होगा और ये वाला रिसेसिव होगा। ये चीज पहले से फिक्स्ड है, इसलिए मैंने आपको इन सब में पहले बता दिया। ये पहले लिखा है क्योंकि ये ट्रेट डोमिनेंट है जो मेंडल ने चूज किए थे, और ये वाले सभी ट्रेट क्या है, दे आर रिसेसिव। ठीक है, अब इतने वाले पॉइंट में कोई डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं और क्लास रीज्वाइन कर लेना। एनी डाउट्स? हाँ जी, कोई डाउट? नो मैम। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है सारा? यस मैम। क्योंकि इतना समझ में आएगा तो अब प्रोसेस में आपको बताऊंगी। अब मैं शुरू नहीं कर सकती क्योंकि ओनली 4 मिनट्स आर लेफ्ट इस क्लास के। नेक्स्ट ज्वाइन करो, फिर मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ, मैंडल्स का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, ओके मैम। अभी शुरू करेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो वेरी गुड। नो मैम।